अरे बच्चों, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय दुलमेरा स्टेशन लूणकरण सर से मैं आरिफ अली। बच्चों, आज हम कक्षा 8 लेसन 2 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, इसका पार्ट 2 जो है पार्ट 3 कहेंगे, क्योंकि हमने पार्ट 1 में बात की है कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, कैसे दिखते हैं। पार्ट 2 में हमने बात की थी कि सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं, किस प्रकार वे हमारे मित्र हैं। आज हम बात करेंगे कि सूक्ष्म जीव किस प्रकार हमारे लिए हानिकारक हैं, ये हमें किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं, किस प्रकार ये हमारे शत्रु हो सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बच्चों। उससे पहले थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि सूक्ष्म जीव क्या होते हैं। सूक्ष्म जीव के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं, आज फिर करते हैं। सूक्ष्म और जीव यानी माइक्रो और ऑर्गेनिज्म, तो वे जीव जो बहुत छोटे होते हैं आकार में, उन्हें हम क्या कहते हैं? सूक्ष्म जीव कहते हैं। सूक्ष्म जीव के बारे में हम ये जानते हैं कि सूक्ष्म जीवों के सदस्यों को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है। हम माइक्रोस्कोप की सहायता से ही इनके सदस्यों को देख पाते हैं। फिर हम बात करेंगे कि क्या इनके प्रकार हैं। बहुत शॉर्ट में हम इस पर बात करेंगे, क्योंकि अलग से एक वीडियो में हम इस पर बात कर चुके हैं। सूक्ष्म जीव के प्रकार जैसे जीवाणु, बैक्टीरिया कहते हैं हम इसे। हम बात कर चुके हैं कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी इनकी कोशिकाएं जो होती है उनमें सुस्पष्ट केंद्रक नहीं पाया जाता, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग नहीं पाए जाते, बहुत ही ये आदिम प्रकार के जीव हैं। दूसरे नंबर पे हम बात करते हैं कवक की। कवक यानी फंगस, फंजाई। ये जो होते हैं परपोषी होते हैं, मृतजीवी होते हैं, विषमपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। अपने भोजन के लिए ये दूसरे जीवों पर या मृत कार्बनिक पदार्थों पर आश्रित रहते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे शैवाल की, जिसे हम एल्गी कहते हैं। एल्गी, शैवाल, ये क्या है? जो हम देखते हैं कि पानी के जो स्रोत होते हैं, जल के जो स्रोत होते हैं, तालाब वगैरह होते हैं, वहाँ पे हरे पदार्थ, हरे रंग का कुछ पदार्थ दिखाई देता है। ये जहाँ भी पानी जमा होता है उसके आसपास दिखाई देते हैं। इसे हम क्या कहते हैं? शैवाल कहते हैं। इंग्लिश में हम इसे एल्गी कहते हैं। और ये प्रकाश संश्लेषण के द्वारा अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं। चौथे नंबर पे हम बात करते हैं विषाणु की, जिसे हम वायरस भी कहते हैं। वायरस परजीवी होते हैं, किसी होस्ट में, किसी जीव में ही जीवित रहते हैं, उनके ऊतकों में, कोशिकाओं में, और बाहर निकालने पर ये मृत हो जाते हैं। तो इसे सजीव और निर्जीव के बीच की योजक कड़ी भी कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ के बारे में खास बात यह है कि ये सामान्यतः एक कोशिक होते हैं और ये यूकैरियोटिक होते हैं। सुस्पष्ट केंद्रक और दोहरी झिल्ली के कोशिकांग इसमें पाए जाते हैं। और 6 नंबर पे हम बात करते हैं माइकोप्लाज्मा, जिन्हें पीपीएलओ, क्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म कहते हैं। ये सबसे छोटे सूक्ष्म जीव। अब हम बात करते हैं कि सूक्ष्म जीव हमें किस प्रकार नुकसान पहुंचाते हैं। तो बच्चों, सूक्ष्म जीव कई प्रकार से हमें नुकसान पहुंचाते हैं। ये हमारे भोजन को खराब कर देते हैं, ये हमारे घर में लकड़ी की जो वस्तुएं होती है उसे खराब कर देते हैं, ये चमड़े की जो वस्तुएं होती हैं उस पर पनपते हैं, उसे खराब कर देते हैं, ये कपड़ों को खराब कर देते हैं, ये हमें रोगी भी बनाते हैं, यानी इनसे हमें कई बीमारियां होती है। ये पशुओं को भी रोगग्रस्त कर देते हैं, ये पादपों को भी रोगग्रस्त कर देते हैं। पादपों में कई प्रकार की बीमारियां होती है जिससे फसल का जो उत्पादन होता है, उसकी गुणवत्ता होती है, वो प्रभावित होती है। तो पहले नंबर पे हम बात करेंगे कि किस प्रकार से सूक्ष्म जीव जो है मनुष्य को, यानी मानव को, मनुष्य में
रोग कारक सूक्ष्म जीव। तो बच्चों, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं, चाहे जीवाणु हो चाहे प्रोटोजोआ हो, ये मनुष्य में विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न करते हैं। मनुष्य में रोग किस प्रकार उत्पन्न होते हैं इसके बारे में थोड़ी सी बात करें कि ये रोग संक्रमण के कारण होते हैं या संचरण के कई प्रकार हैं। जैसे भोजन और जल से रोग फैलते हैं। पानी और भोजन, दूषित भोजन यानी वह भोजन जिसको सूक्ष्म जीवों ने दूषित किया हुआ है, या वह पानी जिसमें सूक्ष्म जीव की मात्रा, जो हानिकारक सूक्ष्म जीव उनकी मात्रा बढ़ गई है, तो ऐसे भोजन का सेवन करने से भी हम रोगी हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त वायु के द्वारा भी सूक्ष्म जीव या रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति पे पहुंचते हैं। कैसे कि मान लीजिए किसी व्यक्ति को सूक्ष्म जीव से ग्रसित कोई बीमारी है या रोग है, तो अगर वह व्यक्ति छींकता है तो उसकी छींक के साथ में हजारों की संख्या में वायरस और बैक्टीरिया जो होते हैं यानी जीवाणु जो होते हैं वे वायु में प्रसारित हो जाते हैं, और नज़दीक में अगर कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो वो उस तक पहुंच जाते हैं और फिर उसके शरीर में पहुंचकर उसको भी रोगी कर देते हैं। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मास्क लगाना चाहिए या रुमाल का इस्तेमाल करना चाहिए। स्पर्श के द्वारा भी रोग फैलते हैं। त्वचा के जितने रोग होते हैं सामान्यतः वे स्पर्श के द्वारा बहुत तेज़ी से फैलते हैं। यानी संक्रमित जो भी रोगी व्यक्ति है उसके शरीर पर जो भी रोगाणु है वो स्पर्श के द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सकते हैं। इसके अतिरिक्त संक्रमण का एक प्रकार और है जो कि क्या है? वाहक के द्वारा है। वाहक के द्वारा कैसे कि रोगजनक जो है, जो रोग कारक सूक्ष्म जीव है, जैसे उदाहरण के लिए हम बात करते हैं मलेरिया रोग किसके कारण होता है? मलेरिया रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ होता है जो कि व्यक्ति को मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। लेकिन ये प्लाज्मोडियम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जाता कैसे है? ये प्लाज्मोडियम को ले जाने के लिए एक मच्छर है जिसे हम कहते हैं मादा एनाफिलीज। ये मच्छर जो है ये इस प्लाज्मोडियम को एक व्यक्ति के रक्त से दूसरे व्यक्ति के रक्त तक, शरीर तक पहुंचाने का कार्य करता है। इसी तरह एक और रोग है जिसे हम कहते हैं डेंगू। ये एक प्रकार का बुखार होता है, ये वायरस के कारण होता है जिसे हम कहते हैं डेंगू वायरस। इसको एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने का कार्य कौन करता है? एडिस एजिप्टी मच्छर होता है। ये इस रोग वाहक को, इस रोग कारक को, रोग जनक को, इस वायरस को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो वह कारक या वह सजीव जो रोग कारक को यानी रोगाणु को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर करने का, स्थानांतरित करने का कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं? रोग वाहक कहते हैं। तो दो रोग वाहक की हमने बात की, मादा एनाफिलीज मच्छर और एडिस एजिप्टी जो मच्छर है, ये रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ट्रांसफर करते हैं। तो इस रोग से बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें ऐसे परिस्थितियों से बचना चाहिए जिसमें कि मच्छर उत्पन्न होते हों। यानी अपने घर के आसपास जहाँ पानी इकट्ठा होता है उस पानी को इकट्ठा ना होने दें। घर में भी टायर है, पुराने बर्तन हैं और कूलर वगैरह है जिसमें पानी इकट्ठा जमा होता है, तो उससे भी हमें बचाना चाहिए। अब हम कुछ रोगों की बात करेंगे जो विभिन्न सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं, पहले लिस्ट बना रहे हैं। वायरस के द्वारा होने वाले रोग। मनुष्य में वायरस के कारण कौन कौन से रोग होते हैं? चिकन पॉक्स, पोलियो, रेबीज, जुकाम, फ्लू,
अभी हमने थोड़ी देर बात की थी डेंगू। एक और रोग है बहुत ही खतरनाक, एड्स का जो रोग है, ये भी वायरस के कारण होता है। HIV वायरस की वजह से ये होता है। और एक और बड़ी बीमारी आजकल चल रही है, पूरी दुनिया इससे ग्रस्त है, जिसका क्या नाम है आप लोग जान गए होंगे, कोविड-19। कोविड-19 की जो बीमारी है ये कोरोना वायरस के कारण होती है। फिर हम बात करेंगे उन रोगों की जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। इसके अंतर्गत आता है क्षय रोग यानी TB, इसे हम ट्यूबरकुलोसिस कहते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं हैजा, तो ये कुछ रोग हैं जो जीवाणुओं के द्वारा होते हैं, ट्यूबरकुलोसिस, हैजा और टाइफाइड। इसके अलावा अभी हमने बात की थी प्रोटोजोआ के कारण भी रोग होते हैं। प्रोटोजोआ के बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव होते हैं और इसका एग्जाम्पल है मलेरिया, जो कि प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण होता है। मनुष्य में रोग के बाद हम बात करेंगे जंतुओं में। जंतुओं में भी कुछ रोग होते हैं। एंथ्रेक्स का रोग, इसी प्रकार जो चौपाई होते हैं जैसे गाय हैं, उसमें जो एक रोग होता है मुंह का रोग होता है, मुंह पका भी कहते हैं, और एक होता है खुर में जो उनके रोग होते हैं। तो मुंह पका और खुर पका जो रोग हैं, यानी मुंह का रोग और खुर का रोग है, ये जंतुओं में होते हैं। इसके अलावा भी जंतुओं में बहुत सारे रोग होते हैं जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा होते हैं। इसके बारे में हमने बात भी की थी जब हमने लाभ पढ़े थे कि जो प्रतिजैविक होते हैं, एंटीबायोटिक्स होते हैं, उसको पशुओं के चारे में दिया जाता है। इसी प्रकार जो कुक्कुट पालन है, मुर्गी पालन है, उसके अंदर भी जीवाणुओं के कारण बहुत सारे रोग होते हैं। बर्ड फ्लू हमने एक रोग पढ़ा था जो पक्षियों में होता था। पादपों में भी रोग होते हैं। पादपों में रोग की क्या पहचान है, क्या परिभाषा है कि वह कारक जो फसल की जो उपज होती है उसकी गुणवत्ता और उसकी उत्पादन में कमी ले आए, यानी जितना उत्पादन मिलना था वैसा उत्पादन ना मिले, और उत्पादन की जो क्वालिटी होनी चाहिए, जो उसकी गुणवत्ता होनी चाहिए, वो ना मिले, तो हम इसे क्या कहते हैं, रोग कहते हैं। तो कई प्रकार के रोग होते हैं, जैसे नींबू में जो होता है कैंकर रोग हो जाता है। ये एक जीवाणु के कारण होता है। इसी प्रकार गेहूं की रस्ट, कवक के कारण होता है। भिंडी का पीत रोग जो है ये वायरस के कारण होता है। तो इस प्रकार जो सूक्ष्म जीव हैं, जीवाणु, कवक, वायरस, ये पौधों को भी नुकसान पहुंचा। अब हम बात करेंगे खाद्य विषाक्तन की। हम बात करेंगे कि सूक्ष्म जीव भोजन को किस प्रकार खाने योग्य नहीं बना छोड़ते हैं। तो इस खाद्य विषाक्तन से क्या मतलब है, जिसे हम फूड पॉइजनिंग भी कहते हैं। फूड पॉइजनिंग क्या है कि जो खाना है वो खाने योग्य ना रहे, और ऐसे खाने को अगर खा लेंगे तो क्या होगा, बीमारी हो जाएगी, और अगर ज़्यादा बिगड़ जाती है हालत तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो इससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए कि भोजन को सही उचित तापमान पर रखना चाहिए, ढककर रखना चाहिए, और भोजन को साफ सफाई बनाते समय, धोते समय, फल सब्जियों को धोते समय भोजन को बहुत साफ सफाई के साथ में बनाना चाहिए। फूड पॉइजनिंग में हम यही पढ़ेंगे। तो इस प्रकार आपने देखा कि किस प्रकार
सूक्ष्म जीव हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हमने शुरू में बात की थी, सूक्ष्म जीव खाने को खराब करते हैं, मनुष्य, पौधे, जंतुओं को बीमार करते हैं और चमड़े की वस्तुओं को, लकड़ी की वस्तुओं को, कीमती वस्तुओं को, दीवारों को खराब नुकसान पहुंचाते हैं, उनको हानि पहुंचाते हैं, भोजन को भी खराब करते हैं। तो इस प्रकार सूक्ष्म जीव हमारे लिए बहुत हानिकारक है। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे, जब खाद्य विषाक्तन की बात आई है तो हम यहाँ पर बात करेंगे फूड प्रिजर्वेशन की, यानी खाद्य परिरक्षण की। फूड प्रिजर्वेशन की हम बात करेंगे, भोजन को किस प्रकार खराब होने से बचाया जा सकता है, सूक्ष्म जीवों से किस प्रकार बचाया जा सकता है। रासायनिक उपचार द्वारा, रासायनिक उपाय के द्वारा किस प्रकार हम खाने के पदार्थों को, भोज्य पदार्थों को खराब होने से बचा सकते हैं। तो रासायनिक रूप से भी क्या होता है, भोजन को खराब होने से बचाया जा सकता है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि सोडियम बेंजोएट, और सोडियम मेटा बाइसल्फाइड, ये दो प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनके द्वारा भोजन को खराब होने से बचाया जा सकता है। तो जैम और दूसरे फूड पैक जो खाने होते हैं, उनको खराब होने से बचाने के लिए, लंबे समय तक रखने के लिए ये दो परिरक्षक हैं, सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, इनका उपयोग किया जाता है। तो एक तो हुआ ये रासायनिक उपाय किस प्रकार से करके खाद्य परिरक्षण किया जाता है, यानी फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है। दूसरा है नमक के द्वारा। नमक के द्वारा जो मांस मच्छी होती है, मछली को जैसे समुद्र के किनारे होती है, फिर उसे विभिन्न स्थानों पर भेजा जाता है, तो उसे बचाकर रखने के लिए, खराब होने से बचाने के लिए उसे नमक के बीच में रखा जाता है, नमक और बर्फ के घोल में रखा जाता है। इसी प्रकार आम, आंवला और इमली, इसके परिरक्षण के लिए भी नमक जो है इसका उपयोग किया जाता है। शुगर या चीनी, इसके द्वारा भी खाद्य पदार्थों को लंबे समय तक काम में लेने योग्य रखा जाता है। आपने देखा होगा कि जो मीठा अचार होता है या मुरब्बा जो होता है, उसके अंदर क्या होता है, चीनी का बहुत सारा घोल होता है। उसके अंदर जैसे आंवले का मुरब्बा है ना, और चीनी का जो है ना अचार हम बनाते हैं, नींबू का अचार, मीठा अचार, वो सब कैसे प्रिजर्व किए जाते हैं, कैसे उनको परिरक्षित किया जाता है, चीनी के घोल में उनको रखा जाता है, जिससे वो लंबे समय तक बाकी रहते हैं खराब। तेल एवं सिरका, अचार जब हम डालते हैं, आम का अचार डालते हैं या नींबू मिर्ची का अचार डालते हैं, तो आपने देखा होगा कि उसको तेल में डुबा कर रखा जाता है। और अगर कभी ऐसा होता है कि अचार के डब्बे में तेल की मात्रा कम हो जाए, तो ऊपरी हिस्से पर क्या लग जाती है, फफूंद यानी कवक उत्पन्न हो जाती है। तो ऐसा क्यों किया जाता है कि उसको पूरा डुबो के रखा जाता है? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि वो खराब ना हो, उसके अंदर फफूंद ना हो। तो सिरका भी ना अचार में डाला जाता है ताकि उसके अंदर सूक्ष्म जीव वृद्धि ना करें। इसके बाद हम बात करेंगे किस प्रकार फूड प्रिजर्वेशन किया जाता है, कि गर्म करके तुरंत ठंडा कर लिया जाए। गर्म एवं ठंडा करना, यहाँ पे एक शब्द भी हम बात करेंगे, पाश्चुराइजेशन या पाश्चुरीकरण। पाश्चुरीकरण क्या है? एक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत दूध को 70 डिग्री टेम्परेचर पर 15 से 30 सेकंड तक गर्म किया जाता है। 70 डिग्री सेल्सियस तापमान पर 15 से 20 सेकंड तक उसको गर्म करने के बाद तुरंत ठंडा करके पैक कर लिया जाता है। तो ऐसा करने से जो दूध के अंदर जो जीवाणु होते हैं वो मर जाते हैं, उनकी संख्या कम हो जाती है, और फिर उसको डब्बों में
या थैलियों में पैक करके भेजा जाता है। ऐसा करने से भी दूध काफ़ी समय तक खराब होने से बचा रहता है। भंडारण एवं पैकिंग, ये भी एक पॉइंट हमारे बुक में दे रखा है कि इस प्रकार इससे भी हम भोजन को काफ़ी समय तक खराब होने से रोक सकते हैं। आपने देखा होगा कि पैकिंग करते समय विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है कि वो एयर टाइट हो, और भंडारण स्टोरेज करते समय भी जो कोल्ड स्टोरेज होते हैं उसके अंदर जैसे कई सामान ऐसे होते हैं जिनको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में कई दिनों का समय लगता है, तो उसको रेफ्रिजरेटेड अवस्था के अंदर ही जो ट्रक्स होते हैं उसके अंदर रेफ्रिजरेटर लगा हुआ होता है जो तापमान को नियंत्रित रखता है, उसी के द्वारा एक